रात के 11 बज रहे हैं और दिन भर की थकान के बाद आखिरकार जब कोई बिस्तर पर लेटता है, आंखें बंद करता है, तो और तभी दिमाग में अचानक से एक घंटी बजती है। बिल्कुल कि अरे नहीं, वो जरूरी क्लाइंट वाला ईमेल तो मैं भेजना ही भूल गई। या फिर कल सुबह की प्रेजेंटेशन की फाइल तो चेक ही नहीं की। मतलब ये घबराहट हम में से लगभग हर किसी ने महसूस की है किसी न किसी पॉइंट पर। एग्जैक्टली। और हम अक्सर इसे बस अपनी खराब याददाश्त या काम के प्रेशर का नाम देकर टाल देते हैं। लेकिन असल में ये याददाश्त की कमी नहीं है। सही कहा, ये बेसिकली एक खराब टाइम मैनेजमेंट सिस्टम का नतीजा है। और ये जो घबराहट है ना, ये सिर्फ उस एक काम तक सीमित नहीं रहती। ये हमारे पूरे मेंटल स्टेट को खराब करती है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में हमारा मिशन यही है कि हम इस भ्रांति को तोड़ें। हम ब्रायन ट्रेसी की किताब टाइम मैनेजमेंट एंड सक्सेस अंडर स्ट्रेस के कुछ बहुत ही दिलचस्प हिस्सों पर बात करने वाले हैं। और ये चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का मतलब बस घड़ियां, कैलेंडर या अलार्म सेट करना है। लेकिन ट्रेसी का जो रिसर्च है वो साफ बताता है कि जिसे हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं वो असल में लाइफ मैनेजमेंट है। लाइफ मैनेजमेंट, ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है, लेकिन अगर गहराई से सोचें तो बहुत सटीक है। क्योंकि जब हमारा दिन हमारे कंट्रोल से बाहर होता है तो सिर्फ काम नहीं छोड़ता, बल्कि हमारा खुद पर से विश्वास कम होने लगता है, हमारा आत्मसम्मान गिरने लगता है। बिल्कुल। और आज हम यही डिकोड करेंगे कि दुनिया के सबसे सफल एग्जीक्यूटिव्स अपना समय कैसे मैनेज करते हैं, कैसे वो भारी तनाव के बीच भी शांत रहते हैं, और वो कौन से 4D हैं जिनका इस्तेमाल करके वो अपनी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और मुझे लगता है इसकी शुरुआत घड़ियों से नहीं बल्कि मनोविज्ञान से होनी चाहिए, राइट? एग्जैक्टली। मनोविज्ञान में ना एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है जिसे लॉ ऑफ कंट्रोल या नियंत्रण का नियम कहते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत ये है कि लोग तब अपने बारे में सबसे अच्छा महसूस करते हैं जब उनका इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मजबूत होता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब उन्हें अंदर से ये एहसास हो कि उनके जीवन की स्टीयरिंग उनके अपने हाथों में है। हाँ बिल्कुल। जब आप अंदर से कंट्रोल में होते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल कम होता है और आत्मसम्मान बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप बाहरी परिस्थितियों से संचालित हो रहे हैं तो तनाव बढ़ना तय है। अगर इसे एक एनालॉजी से समझें तो ये एक जहाज के कप्तान और लहरों पर तैरती एक लकड़ी के बीच के अंतर जैसा है। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। है ना? मतलब इंटरनल कंट्रोल वाला व्यक्ति उस कप्तान की तरह है जो भले ही तूफानी समुद्र में हो, लेकिन उसे पता है कि पतवार उसके हाथ में है। हाँ। वहीं एक्सटर्नल कंट्रोल वाला व्यक्ति उस लकड़ी के टुकड़े की तरह है जो बस लहरों के भरोसे है। बिल्कुल। कभी बॉस का कोई ईमेल आ गया तो वो उस दिशा में बह गया, कभी किसी कलीग ने कोई काम दे दिया तो दिशा बदल गई। ऐसे इंसान का तनाव हमेशा चरम पर रहता है। तो इस लकड़ी के टुकड़े से वापस एक कप्तान बनने के लिए ही ब्रायन ट्रेसी ने उन 4D के सिद्धांत को बताया है, राइट? थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसे। तो ये 4 आदतें हमारी डेली प्रोडक्टिविटी की नींव रखती हैं। इसमें पहला D है डिजायर यानी इच्छा। एक बहुत ही गहरी इच्छा कि मुझे अपने समय पर कंट्रोल पाना है। और दूसरा D? दूसरा है डिसाइसिवनेस यानी निर्णायकता। ये स्पष्ट निर्णय लेना कि मैं आज और अभी से इन टाइम मैनेजमेंट तकनीकों को लागू करूंगा। क्योंकि देखिए, कई लोग सिर्फ इच्छा रखते हैं, निर्णय नहीं लेते। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। और बाकी के 2 D क्या है? मुझे लगता है असली मुश्किल तो वहीं आती होगी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तीसरा D है डिटर्मिनेशन यानी दृढ़ संकल्प। जब भी आप कोई नया सिस्टम शुरू करते हैं तो आपकी पुरानी आदतें आपको वापस खींचती हैं। डिटर्मिनेशन आपको उस शुरुआती घर्षण से बाहर निकालता है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी है डिसिप्लिन, अनुशासन। मनोविज्ञान की भाषा में इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी थकेंगे नहीं। इसका मतलब है कि जो काम जिस वक्त किया जाना है वो उस वक्त किया जाएगा, चाहे उस पल आपका वो काम करने का मन हो या ना हो। राइट। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में इसे उतारना मुश्किल है। मैंने स्रोतों में पढ़ा कि इसके लिए कुछ मनोवैज्ञानिक तकनीकों का सहारा लिया जाता है, जैसे खुद से पॉजिटिव बातें कहना कि मैं बहुत व्यवस्थित हूँ, या फिर वो एक्ट एज इफ वाली तकनीक। हाँ, एक्ट एज इफ यानी वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप पहले से ही एक बेहतरीन टाइम मैनेजर हैं। पर यहाँ मुझे एक उलझन होती है। क्या ये खुद को धोखा देने जैसा नहीं है? मतलब मेरी डेस्क पर फाइलों का अंबार लगा है और मैं खुद से कह रही हूँ कि मैं बहुत व्यवस्थित हूँ, तो क्या मेरा दिमाग ये नहीं कहेगा कि भाई तुम झूठ बोल रही हो? ये बहुत ही आम डाउट है, लेकिन इसे खुद को धोखा देना नहीं कहते, इसे कॉग्निटिव रीप्रोग्रामिंग कहते हैं। अच्छा, वो कैसे काम करता है? देखिए, हमारा दिमाग हमेशा हमारी अंदरूनी मान्यताओं
और हमारे बाहरी व्यवहार के बीच एक बैलेंस या कंसिस्टेंसी बनाए रखने की कोशिश करता है। जब आप जानबूझकर खुद से सकारात्मक बातें कहते हैं और एक अच्छे टाइम मैनेजर की तरह व्यवहार करने का नाटक करते हैं। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले डेस्क साफ करना। एग्जैक्टली तो आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस पैदा होता है। दिमाग सोचता है कि यार मैं तो अब व्यवस्थित हूं, लेकिन मेरे एक्शंस बहुत व्यवस्थित हैं। इस तनाव को दूर करने के लिए आपका अवचेतन मन धीरे धीरे आपकी पहचान को ही बदलना शुरू कर देता है। ओह वाओ! तो हम अपने दिमाग की इस आदत का फायदा उठाकर अपनी ही पहचान बदल रहे हैं। यानी अगर हम लगातार उस कप्तान की तरह व्यवहार करेंगे तो एक दिन हम असल में वही कप्तान बन जाएंगे। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। लेकिन अगर हम इसे थोड़े व्यापक नजरिए से जोड़कर देखें तो एक सवाल ये भी उठता है कि अगर कप्तान को यही ना पता हो कि जहाज ले कहाँ जाना है तो सारी मेहनत बेकार है। मतलब हमारी मानसिकता सेट हो सकती है, हम अनुशासित हो सकते हैं, लेकिन बिना सही लक्ष्य के तेज दौड़ने का कोई फायदा तो नहीं है ना। और यहीं पर हमारे मूल जीवन मूल्यों यानी कोर वैल्यूज और हमारे लॉन्ग टर्म विजन की अहमियत सामने आती है। नोबेल प्राइज विनर डैनियल कानेमैन की स्लो थिंकिंग की जो अवधारणा है वो यहाँ बहुत सटीक बैठती है। स्लो थिंकिंग, इसके बारे में थोड़ा और बताइए। अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में हम फास्ट थिंकिंग के शिकार हो जाते हैं। तुरंत ईमेल का जवाब देना है, तुरंत मीटिंग में जाना है। लेकिन ट्रेसी कहते हैं कि हमें एक कदम पीछे खींचकर स्लो थिंकिंग करनी चाहिए, बड़ी तस्वीर देखनी चाहिए। मुझे ना वो कार से सैन डिएगो से लॉस एंजल्स जाने वाले जोड़े की कहानी याद आ रही है जो स्रोतों में थी। हाँ, वो बहुत ही मजेदार और सटीक कहानी है। पति बहुत तेजी से कार चला रहा था और पत्नी ने अचानक नक्शा देखकर पूछा कि क्या फीनिक्स लॉस एंजल्स के रास्ते में आता है, क्योंकि हम अभी फीनिक्स वाले हाईवे पर हैं। और पति ने बिना घबराए क्या जवाब दिया पता है? कोई बात नहीं, कम से कम हमारी स्पीड बहुत अच्छी है। एग्जैक्टली हम कई बार अपने करियर में बिल्कुल यही करते हैं। हम अपना इनबॉक्स जीरो करने में इतनी तेजी दिखाते हैं कि ये भूल जाते हैं कि वो ईमेल्स हमारे असली विजन का हिस्सा थे भी या नहीं। बिल्कुल, और ये सीधे जुड़ता है उस कॉन्सेप्ट से जिसे सक्सेस अंडर स्ट्रेस बनाम सर्वाइवल अंडर स्ट्रेस कहा गया है। हाई स्टेक्स कॉर्पोरेट माहौल में ये बहुत देखा जाता है। हाँ, जब कोई एग्जीक्यूटिव सर्वाइवल मोड में होता है तो वो हर छोटी बात पर रिएक्ट करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए शाम के 4 बजे हैं और अचानक बॉस आकर कहता है कि कल सुबह बोर्ड के सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देनी है। ये तो किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी। बिल्कुल। अब जो व्यक्ति सर्वाइवल मोड में है उसका दिमाग तुरंत फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाएगा। वो पैनिक करेगा, अपनी टीम पर गुस्सा करेगा, रात भर सो नहीं पाएगा और अगले दिन थका हुआ और डरा हुआ फील करेगा। तो सक्सेस मोड वाला व्यक्ति इस 4 बजे वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल करेगा? सक्सेस मोड वाला व्यक्ति उस पल अपनी स्लो थिंकिंग को एक्टिवेट करता है। वो शांत रहता है और सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज तय करता है। वो देखता है कि इस प्रेजेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वो घबराने के बजाय रणनीति बनाता है, राइट? हाँ, वो जरूरी डेटा इकट्ठा करता है, रात को पर्याप्त नींद लेता है और अगले दिन पूरे कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंटेशन देता है। तनाव दोनों के लिए समान था, लेकिन उसे हैंडल करने का जो मनोविज्ञान था वो पूरी तरह से अलग था। यहाँ ये बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। लेकिन मेरा एक सवाल है, एक ऐसे कॉर्पोरेट माहौल में जहाँ हर चीज अर्जेंट लगती है, हर दिन 4 बजे वाले झटके लगते हैं, कोई अपने लक्ष्यों पर फोकस करने के लिए स्लो थिंकिंग का समय कैसे निकाल सकता है? इसके लिए एक ठोस सिस्टम या फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ती है जो डेली बेसिस पर हमें पटरी पर रख सके। और इसका पहला कदम है अपनी डेली टू डू लिस्ट बनाना। टू डू लिस्ट तो सब बनाते हैं, लेकिन इसमें एक कैच है। ये लिस्ट सुबह काम शुरू करते समय नहीं, बल्कि हमेशा एक रात पहले सोने से पहले बननी चाहिए। एक रात पहले क्यों? क्या सुबह ताजे दिमाग से लिस्ट बनाना ज्यादा बेहतर नहीं है? सतह पर ऐसा लगता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक रूप से रात का समय बेहतर है। जब आप सोने के पहले कल की लिस्ट बनाते हैं तो आप अपने दिमाग में चल रहे ओपन लूप्स को बंद कर देते हैं। इससे नींद बहुत अच्छी आती है। ओह, यानी वो जो घबराहट होती है कि कल क्या क्या करना है वो खत्म हो जाती है। बिल्कुल। और इसका एक और बड़ा फायदा है, जब आप सो रहे होते हैं तो आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड उस लिस्ट पर काम कर रहा होता है। योजना बनाने में लगाया गया आपका 1 मिनट अगले दिन काम करने के 10 मिनट बचाता है। तो इस सब का असल मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग को एक रात पहले ही दिशा दे देनी है। बिल्कुल। लेकिन अगर मेरी लिस्ट में 20 काम हैं तो मैं फिर से उसी कंफ्यूजन में आ जाऊंगी कि शुरू कहाँ से करूं। इसी घबराहट को दूर करने के लिए ABCDE मेथड यानी ABCDE मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। यह आपकी लिस्ट को फिल्टर करने का बेहतरीन तरीका है। तो इसमें A का मतलब क्या है? ये श्रेणी में वो काम आते हैं जो मस्ट डू हैं,
जिन्हें अगर आज नहीं किया गया तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे किसी बड़े क्लाइंट को प्रपोजल भेजना। और बी? बी श्रेणी में शुड डू काम आते हैं। इन्हें करना चाहिए, लेकिन अगर ये एक दिन टल भी जाएं तो कोई भारी नुकसान नहीं होगा। और नियम यह है कि जब तक कोई ए काम बचा हो, आपको किसी बी काम को हाथ नहीं लगाना है। ये तो समझ में आता है, लेकिन मुझे लगता है असली प्रॉब्लम उन कामों में है जो देखने में काम लगते हैं पर होते नहीं हैं। क्या सी श्रेणी के काम वही हैं? आपने बिल्कुल सही गैस किया। सी श्रेणी वो काम हैं जिन्हें करने में हमें मजा आता है, जैसे अपने ईमेल के इनबॉक्स को कलर कोड करना, सहकर्मियों के साथ लंबी गपशप करना या बार-बार जाकर कॉफी पीना। जिनसे दिमाग को झूठा डोपामीन मिलता है। एग्जैक्टली। लगता है कि हम बिजी हैं, लेकिन कंपनी को इससे कोई ठोस रिजल्ट नहीं मिलता। पर एक सेकंड, मैं यहाँ थोड़ा असहमत हूँ। क्या सी श्रेणी के काम जैसे कलीग्स के साथ कॉफी पीना या बातचीत करना कई बार ऑफिस में रिश्ते बनाने के लिए जरूरी नहीं होते? क्या इन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट कर देना हमें एक रोबोट नहीं बना देगा? ये बहुत ही जायज सवाल है। देखिए, इस सिद्धांत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से बात ना करें या मशीन बन जाएं। बात सिर्फ प्रायोरिटी की है। मतलब सही समय चुनने की। हाँ, अगर आपके पास एक ए श्रेणी का काम पेंडिंग है जिसकी डेडलाइन सिर पर है और उस वक्त आप नेटवर्किंग के नाम पर कॉफी पी रहे हैं, तो ये गलत है। नेटवर्किंग कीजिए, लेकिन तब जब आपके ए काम पूरे हो चुके हों। समझ गए। और बाकी के डी और ई क्या है? डी का मतलब है डेलीगेट, यानी वो काम जो आप दूसरों को सौंप सकते हैं। और ई का मतलब है एलिमिनेट, यानी वो काम जिन्हें पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, जिनकी अब कोई जरूरत ही नहीं है। राइट। इसके साथ ही स्रोतों में एक लॉ ऑफ 3 यानी 3 के नियम और 80-20 नियम का भी जिक्र था। बिल्कुल। इसके अनुसार आप दिन भर में चाहे जितने भी काम कर लें, असल में केवल 3 ही ऐसे काम होते हैं जो आपकी कंपनी को 90% वैल्यू देते हैं। ये आंकड़ा सच में हैरान करने वाला है। मतलब हम अपना ज्यादातर समय उन कामों में लगा देते हैं जो बहुत कम वैल्यू देते हैं। और यही वजह है कि फोकस उन्हीं 3 कामों पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी लिस्ट हो सकती है, लेकिन असल दुनिया में रुकावटें और डिस्ट्रैक्शंस आपकी इस लिस्ट को बर्बाद कर सकती हैं। बिल्कुल सही बात है। ऑफिस का माहौल हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो अपने माहौल पर नियंत्रण कैसे पाएं? सबसे बड़ा हथियार है डेलीगेशन। इसके लिए 70% का नियम लागू करना चाहिए। 70% का नियम, ये कैसे काम करता है? अगर आपकी टीम का कोई सदस्य किसी काम को आपकी तुलना में 70% भी सही कर सकता है, तो वो काम उसे तुरंत सौंप दें। एग्जीक्यूटिव्स अक्सर हर काम खुद परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। लेकिन उन रुकावटों का क्या जो अचानक हमारे डेस्क पर आ धमकती हैं? वो लोग जो कहते हैं बस 2 मिनट चाहिए और फिर आधा घंटा खा जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही शानदार ट्रिक है। जब भी कोई बेवजह बात करने आए तो तुरंत अपनी कुर्सी से खड़े हो जाएं। खड़े हो जाएं? अच्छा। हाँ, और खड़े होकर कहें, मैं बस बाहर ही निकल रहा था, बताइए क्या काम है। मनोविज्ञान कहता है कि जब दोनों लोग खड़े होते हैं तो बातचीत अपने आप छोटी हो जाती है। या फिर गहरे फोकस के समय अपने दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगाएं। ये ट्रिक तो मैं पक्का ट्राई करूंगी। पर एक रुकावट हम खुद भी पैदा करते हैं। मेरा मतलब है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। हर 2 मिनट में ईमेल चेक करना। इसके लिए बैचिंग नाम की तकनीक काम आती है। एक जैसे कामों को एक साथ करना। ईमेल के गुलाम मत बनिए। दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल चेक करने का नियम बनाएं, जैसे सुबह 11 बजे और शाम 4 बजे। तो क्या इससे सच में टाइम बचता है? क्योंकि लोग तो इसे मल्टीटास्किंग समझते हैं। मल्टीटास्किंग दरअसल टास्क शिफ्टिंग है, जो आपके आईक्यू को कम करती है। जब आप बैचिंग करते हैं तो लर्निंग कर्व के कारण काम में लगने वाले समय में 80% तक की कमी आती है। वाओ, 80%! ये तो किसी मास्टर शेफ की रसोई जैसा लॉजिक है। फ्रेंच कुकिंग में एक टर्म होता है ना, मीज ऑन प्लास। हाँ, मीज ऑन प्लास मतलब हर चीज अपनी जगह पर। एग्जैक्टली। एक शेफ खाना पकाने से पहले सब कुछ व्यवस्थित रखता है ताकि बीच में रुकना ना पड़े। हमारा डेस्क भी तो वैसे ही होना चाहिए, राइट? बिल्कुल। काम शुरू करने से पहले डेस्क साफ करें और एक समय में सामने केवल एक ही काम रखें, जिसे सिंगल हैंडलिंग कहते हैं। लेकिन एक सवाल है, जब हम ईमेल या फोन बंद कर देते हैं तो उस फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट से कैसे निपटें? वो डर कि कहीं कुछ जरूरी छूट ना जाए। देखिए, ये डर बहुत स्वाभाविक है, लेकिन हमें समझना होगा कि अगर वाकई कोई बड़ी इमरजेंसी होगी तो लोग आपको किसी न किसी तरह फोन कर ही लेंगे। वे आपके ईमेल रिप्लाई का इंतजार नहीं करेंगे। ये भी है। और अब जब हम दिन प्रतिदिन के कामों को व्यवस्थित कर चुके हैं
तो उन गतिविधियों की बात करते हैं जो एग्जीक्यूटिव्स का सबसे ज्यादा समय खाती हैं, जैसे कि मीटिंग्स और लंबी रिपोर्ट्स। मीटिंग्स को हमेशा एक आर्थिक निवेश या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की तरह देखना चाहिए। लंबी और बिना एजेंडे की मीटिंग्स कंपनी का बहुत पैसा बर्बाद करती हैं। इसीलिए आजकल स्टैंड अप मीटिंग्स का चलन बढ़ रहा है ना? बिल्कुल। स्टैंड अप मीटिंग्स में कोई बैठता नहीं है, तो फैसले बहुत जल्दी होते हैं और समय बचता है। लेकिन स्टैंड अप मीटिंग्स का आइडिया सुनने में तो अच्छा लगता है, पर क्या असल में लोग इससे थक नहीं जाते, या फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहराई से चर्चा करने से चूक तो नहीं जाते? महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए अलग से डीप डाइव मीटिंग्स हो सकती हैं, लेकिन रोजमर्रा के अपडेट्स के लिए स्टैंड अप मीटिंग्स बेस्ट हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव्स को अपनी पढ़ने की गति भी बढ़ानी चाहिए। स्पीड रीडिंग वो कैसे करें? इसमें डिलीट बटन का बेझिझक इस्तेमाल करना होता है। किसी भी रिपोर्ट को पढ़ने से पहले उसका टेबल ऑफ कंटेंट्स और इंडेक्स स्कैन करें। जो काम करना हो उसे सीधे छोड़ दें, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बीमारी टाल मटोल या प्रोक्रास्टिनेशन का क्या इलाज है? दिलचस्प बात यह है कि हाई परफॉर्मर भी टाल मटोल करते हैं। सच में? हाँ, लेकिन वो केवल कम मूल्य वाले कामों को टालते हैं, और जब कोई बड़ा और मुश्किल काम सामने आता है तो वो सलामी स्लाइस मेथड अपनाते हैं। सलामी स्लाइस? यानी काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। एग्जैक्टली। और खुद से बार बार उत्साह से कहना कि डू इट नाउ, इसे अभी करो। ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। तो ये सारी तकनीकें मिलके हमें एक प्रोडक्टिव इंसान बनाती हैं। लेकिन इन सब का अंतिम उद्देश्य क्या है? क्या सिर्फ एक मशीन बनना? इससे एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा होता है। इसका उद्देश्य मशीन बनना नहीं, बल्कि जीवन में संतुलन लाना है। बैलेंस, जो आजकल बहुत मुश्किल लगता है। हमें अपनी डेली रूटीन को इस तरह स्ट्रक्चर करना चाहिए कि काम और डाउन टाइम दोनों के लिए समय हो। जल्दी सोना, सेहत का ध्यान रखना और परिवार के साथ रिश्ते निभाना। कोई भी सफल व्यक्ति अपनी मृत्युशैया पर यह नहीं कहता कि काश मैंने ऑफिस में थोड़ा और समय बिताया होता। ये बात एकदम दिल को छू लेने वाली है। असली सफलता इसी संतुलन में है। और आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं श्रोताओं को एक विचार के साथ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि काम की दुनिया में हमारा समय ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हम खुद को एक कंसल्टेंट मान लें और हर घंटे का एक बिल बनाएं, तो क्या हम उन घंटों का बिल खुद को खुशी-खुशी देना चाहेंगे जो हमने गपशप या ईमेल्स को बार-बार चेक करने में बर्बाद कर दिए? ये सोचने वाली बात है। अपने व्यर्थ किए गए समय को एक कॉर्पोरेट बिल की तरह देखें और फिर ईमानदारी से सोचें, क्या आप खुद को हायर करना चाहेंगे? बहुत ही गहरा विचार है ये। इसी सवाल के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए,